नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज हम देखने वाले हैं आरएस मेंस 2023 का जो एग्जाम होने वाला है जनवरी 2024 के अंदर। उसके अंदर जो है हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, जो 20 नंबर का आपके आने वाला है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे वहाँ के शॉर्ट नोट्स के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के शॉर्ट नोट्स के बारे में देखेंगे। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं उपलब्ध करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपका रिवीजन, मैं मानता हूँ आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन आपको शॉर्ट्स नोट्स जो आपके लास्ट टाइम में रिवीजन में काम आएंगे, तो वो नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा और उसी से अपन आज यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपके काफी मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। हम बात करें शक्ति और सत्ता। शक्ति और सत्ता के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि टॉपिक है हमारे सत्ता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये देखो, सत्ता क्या होता है और शक्ति क्या होता है, पहले इसमें डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है। ये सभी, सत्ता क्या होता है, यह सभी उन अधिकारों का योग है जिनका प्रयोग संगठन में अधीनस्थों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करने के लिए किया जाता है। मतलब सत्ता क्या होती है, सत्ता वो होती है कि जैसे कोई ऑफिस है, ऑफिस में एक अधिकारी होता है, जैसे आप आरएस बन गए, आप एसडीएम बन गए और एसडीएम आप हो गए उच्चस्थ अधिकारी। आपके अधीनस्थ जो भी अधिकारी है, जो भी आपके मतलब तहसीलदार होगा या फिर पटवारी, गिरदावर, एलडीसी, जो भी ऑफिस स्टाफ होगा, तो उन अधिकारियों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करने के लिए किया जाता है सत्ता का प्रयोग, ठीक है। ये होती है आपकी सत्ता। आप कोई आदेश दोगे तो आपकी पावर है, वो आपकी सत्ता है, ठीक है। और शक्ति क्या होती है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो वह योग्यता जिसका उपयोग दूसरों को प्रभावित करने, दंड तथा पुरस्कार के माध्यम से एक दूसरे से मनोवांछित व्यवहार करवाने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो शक्ति, वहीं पे हम देखें कि शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है, हम आदेश दे रहे हैं किसी चीज का, तो वो हमारी सत्ता है, हमारा अधिकार है, हमारा पावर है कि हम ये ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि सरकार ने हमको वो ऑर्डर दिया है, मतलब सत्ता दी है, ठीक है। उसी तरह शक्ति क्या होती है, शक्ति अब जैसे आपने ऑर्डर दे दिया, लेकिन कुछ होते हैं कर्मचारी, कुछ होते हैं अपने अधीनस्थ जो नहीं मानते हैं किसी चीज को, वो बोलते हैं कर लो जो करना है, होता है कई बार, आपको देखा होगा आपने। तो उस ऑर्डर को, जो आपने आदेश दिया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या है, क्या पावर है, तो उस पावर के माध्यम से ही आपको, जैसे आप दंड दे सकते हो, उसको सस्पेंड कर सकते हो, या उसको कोई बोल दो कि आपको जो भी अच्छा काम करके लाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। या आपका कुछ ऐसा ही मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप प्रभावित कर रहे हो उसको, की तो वो शक्ति है आपकी। तो अब वो उसको किस तरह से भी काम को आप करवा सकते हैं, तो वो आपकी क्या है, शक्ति है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सत्ता क्या है, वैधानिक अवधारणा है। ये जो है हमें संविधान या नियम उसके अनुसार हमें मिलती है। जैसे सरकार ने अगर एसडीएम को जो भी पावर दे रखी है, वो वैधानिक होती है। शक्ति क्या है, अनौपचारिक होती है। शक्ति अनौपचारिक इसलिए होती है क्योंकि ये शक्ति जो होती है, हम साम दाम दंड भेद से कोई भी काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो अनौपचारिक होगी, वेद नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि कार्य क्षेत्र की बात करें, तो कार्य क्षेत्र जो है सत्ता का संकुचित होता है, क्योंकि ये संगठन से जुड़ी हुई रहती है। और इसका, शक्ति का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है कि कहीं से भी, जैसे मान लो कोई ये बंदा है आपका, ये वाला बंदा ए बंदा है ना, और ये बी बंदा है। मान लो आपको कोई काम करना है, मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा, जनरली कहीं और की बात करा रहा हूँ, ठीक है। और आप हो ये सी, अब आपको इससे कोई काम है ना, लेकिन ये आपसे हो रखा है नाराज, क्या हो रखा है, नाराज हो रखा है। तो अब आप ऐसा सोर्स देखोगे कि ये जो ए है वो किसी की बात मानता हो। मान लो अपन को ऐसा बंदा मिल गया बी, जो ये आपका भी जानकार है और ए का भी जानकार, मतलब कॉमन मैन मिल गया, ये आपका भी जानकार है और इसका भी। तो आप इसको बोलोगे, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये कार्य क्षेत्र व्यापक हो गया, इसका शक्ति का कार्य क्षेत्र व्यापक हो गया कि हम कहीं से भी मतलब काम करवाने के लिए जो है सोर्स लगा सकते हैं। सत्ता का जो प्रभाव है उच्चस्थ से अधीनस्थ की ओर रहता है। मतलब हायरार्की कैसे चलती है, ऊपर से नीचे की ओर। किस तरह से चलती है, ऊपर से नीचे की ओर। और शक्ति का प्रभाव मार्ग निश्चित नहीं होता, ये यूं भी चल सकता है, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, और ऊपर से नीचे की ओर भी चल सकता है, तो यूं भी चल सकता है, तो यूं भी चल सकता है, ठीक है। किसी तरह से भी ये चल सकता है। देखो अब क्या लिखा हुआ है, सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है और शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सत्ता का प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन क्या होता है कि प्रत्यायोजन क्या होता है कि जब कोई संगठन होता है, जैसे हमारा ऑफिस है, ठीक है। अब ऑफिस है, तो ऑफिस में मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एसडीएम साहब हैं, ठीक है, एसडीएम साहब को जाना है 15 दिन की छुट्टी पे, मान के चलते हैं 15 दिन कहाँ जाना है, छुट्टी पे जाना है ना। या फिर एसडीएम साहब के पास काम बहुत ज्यादा है, कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा है, कार्य क्षेत्र या कार्य भार
बहुत ज़्यादा अधिक है एसडीएम साहब के पास। अब एसडीएम क्या करेगा कि एसडीएम देखेगा यार कि ना मेरे पास काम ज़्यादा है, मेरे को और भी चीज़ें हैं करनी है, तो अपनी जो कुछ पावर है, जैसे जैसे मान लो सरकार की कोई योजना आ गई, कोई योजना आ गई, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण आ गया, स्वच्छता सर्वेक्षण आ गया, है ना। अब एसडीएम को दिया है कलेक्टर साहब ने कि भाई साहब एसडीएम साहब आप करवाना है, लेकिन एसडीएम के पास आपको पता कितने सारे काम रहते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण रहता है ना। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो काम है ये करना एसडीएम को है, लेकिन अब एसडीएम देखेगा यार मेरे पास इतने काम है, तो इस काम को भी मैं ढंग से नहीं कर पाऊंगा, ना ही इधर काम ढंग से कर पाऊंगा। तो ये क्या करेगा, तो अपनी जो पावर है ना स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित, वो पावर आपके तहसीलदार को दे देगा। तहसीलदार साहब आप ये सारा काम करवाइए और आप मेरे को जो है 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, है ना, इस तरह से। या फिर ये बीडीओ जो होता है गांव में, पंचायतों में बीडीओ, इसको दे देगा। तो इस तरह से जो अपनी जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा कर देगा, प्रत्यायोजन कर देगा। इस तरह से काम भी हो जाएगा, और अंतिम प्रत्यायोजन की मतलब अंतिम जो सत्ता है इसके पास ही बनी रहती है, एसडीएम के पास, है ना। अगर तहसीलदार और बीडीओ ताकि निरंकुश नहीं हो जाए, तो ये सारी जो शक्ति है वो अंतिम जो है इसके पास ही बनी रहती है, रिपोर्ट मांगेगा ये, ठीक है। इसी तरह से हम क्या बात कर रहे थे कि हम शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकते, शक्ति का नहीं किया जा सकता, सत्ता का किया जा सकता है। ये स्पष्ट रख लेना कि सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, शक्ति का नहीं किया जा सकता। अब देखो सत्ता कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, सत्ता प्राप्त होती है आपके नियमों से, सरकार के नियम से, कानूनों से, संविधान से। प्रत्यायोजन से सत्ता प्राप्त होती है, अभी मैंने बताया आपको, है ना। तो ये सत्ता के स्रोत हैं। और शक्ति के स्रोत क्या है कि अगर आप में कोई योग्यता है तो आपको कोई काम मिलेगा, आपके पास बल है, ज्ञान है, व्यक्तित्व है या धन है, अगर आपके पास ये सारी चीजें तो शक्ति मिलेगी। तो सत्ता का जो है कानून, संविधान आदि होते हैं, और शक्ति के लिए योग्यता, बल मतलब आप में कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज की, शक्ति को लेने के लिए, ठीक है। औपचारिक संचार, औपचारिक संचार होता है मतलब ये बिल्कुल है प्रॉपर तरीके से संचार होता है। ये अनौपचारिक संचार होता है, इसमें कोई बाहर के लोगों को भी लिया जा सकता है, और इसमें औपचारिक मतलब पहले से ही जो चीजें स्पष्ट हैं उसी पे ही काम किया जाएगा, है ना। ये तो हो गया सत्ता और शक्ति में अंतर। अब हम बात करते हैं सत्ता की परिभाषा के बारे में कि सत्ता होती क्या है एक्चुअली में। तो देखो सत्ता क्या है, संगठन का सार तत्व है। क्या है, संगठन का सार तत्व। अगर सत्ता नहीं होगी तो संगठन भी नहीं होगा, संगठन बिखर जाएगा आपका अगर सत्ता वहां से हट जाती है। जैसे हम बात करते हैं कोई देश होता है, उस देश के लिए उस कोई देश होता है, और देश को जो है आप क्या क्या चार तत्व होते हैं, जनसंख्या होनी चाहिए, देश कहलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है, भूमि होनी चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, और चौथा क्या होनी चाहिए वो आप बताओ। सत्ता मतलब संप्रभुता, सत्ता मतलब क्या आपके संप्रभुता, ठीक है। और चौथी क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताना, हमारा काम है इससे, ठीक है। अब देखो सत्ता या संप्रभुता से क्या मतलब है, तो यहाँ पे संप्रभुता होती है, सत्ता हम इसको मान सकते हैं। संप्रभुता क्या होती है कि संप्रभुता मतलब कि हम हमारे जो है बाहरी और आंतरिक जो है कार्यों में स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी देश हमारे आंतरिक कार्य या बाहरी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, संप्रभु है हम एक तरह से, ये होता है। तभी वो देश कहलाता है, ठीक है, तभी वो देश कहलाता है। जैसे भारत देश है तो वो देश तभी कहलाता है जब वो संप्रभुता है। उसी तरह से कोई भी संगठन है तो संगठन में अगर सत्ता है तो ही वो संगठन कहलाएगा, नहीं तो वो संगठन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि सत्ता संगठन का सार तत्व है, क्योंकि सत्ता के माध्यम से ही किसी संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों के कार्य को निष्पादन करवाया जाता है। इसलिए सत्ता को प्रबंधन की कुंजी भी कहा जाता है, मतलब मैनेजमेंट की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके, की ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, की ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है किसको, सत्ता को, ध्यान रखना। एक हमारे विद्वान हुए फेयोल, फेयोल नाम से, हेनरी फेयोल नाम से विद्वान हुए, इन्होंने क्या कहा है कि सत्ता क्या है, सत्ता है आदेश देने का अधिकार। मतलब आदेश हर कोई नहीं दे सकता, आदेश कौन देगा, हमारा उच्चस्थ अधिकारी देगा। कोई भी कंपनी हो या कोई भी संगठन हो या सरकारी डिपार्टमेंट हो, मतलब ये सिस्टम होता है एक पूरा। तो आपको आदेश कौन देगा, आप भी कहीं प्राइवेट जॉब करते हो या गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको आदेश कौन देता है, आपका अधिकारी देता है, ठीक है, आपका बॉस देता है। तो सत्ता जो होती है आपको आदेश देने के लिए जो है अधिकार प्रदान करती है। अगर आपके पास सत्ता है तो ही आप आदेश दे सकते हो, और उसे पालन करवाना है ना, तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। तो देखो हेनरी फेयोल साहब ने कितनी शानदार बात कही है एक लाइन के अंदर, कि सत्ता तो क्या होती है, आदेश देने का अधिकार है, और जो शक्ति होती है वो उस आदेश को पालन करवाने के लिए होती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, है ना। तो ये हेनरी फेयोल साहब ने कहा है। उसके बाद हम बात करते हैं साइमन की, साइमन की, है ना। तो सत्ता मुख्यतः निर्णय लेने की शक्ति है। सत्ता क्या है,
निर्णय लेने की शक्ति। और निर्णय कौन लेगा? जो बॉस होगा हमारा वही निर्णय लेगा, हम तो उसके निर्देश के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, तो सत्ता क्या है? मुख्यतः निर्णय लेने की शक्ति है जिससे दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, जिससे दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित किया जा सकता है। मतलब हमारा बॉस है, हमारे को जो है कोई भी डिसीजन लेता है और वो हमारे ऊपर आदेश के तहत निकाल देता है, और उस आदेश के तहत ही वो हमारे को नियंत्रित और निर्देशित करता है। तो ये कहते हैं साइमन साहब। तो दोनों की अगर दोनों की बात करें, फेयोल की और साइमन की, तो इनका सार यही है कि सत्ता जो है आदेश देता है और शक्ति उसको पालन कराती है ना। सत्ता के माध्यम से जो अधीनस्थों को, व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है। अब देखो, सत्ता एक सकारात्मक वैधानिक संकल्पना है। सत्ता क्या है? एक सकारात्मक और वैधानिक संकल्पना है। समझ में आ गया होगा। सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वैधानिक क्यों है? क्योंकि कानून संविधान द्वारा प्रदत्त होती है, जो कि आदेश देने, निर्णय लेने और उनको पालन करने का अधिकार रखती है। ठीक है, कि सत्ता क्या होती है? कि आदेश देती है, निर्णय लेती है और उसको पालन कराने के लिए अधिकार रखती है। क्या होती है? यह सत्ता होती है, और यह पद में निहित होती है। किसमें होती है? पद में निहित। अब मान लो कि मेरे पास, मैं एसडीएम हूं भाई, मैं पुनीत और मैं एसडीएम हूं कहीं का, तो जब तक मैं एसडीएम हूं ना, तब तक मेरे पास, जब तक मैं एसडीएम के पद पर हूं तब तक मेरे पास सत्ता है। जब मैं एसडीएम के पद पर नहीं रहूंगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा या मेरा प्रमोशन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो एसडीएम की जो सत्ता है वो मेरे पास नहीं रहेगी। उस पर्टिकुलर एसडीएम की सत्ता मेरे पास नहीं रहेगी, तो उसकी जगह किसी और की आ जाएगी, है ना। मेरे पास किसी और की आ जाएगी और उस जगह पे कोई और आ जाएगा ट्रांसफर होके। तो ये होती है आपके पद में निहित सत्ता। अब देखो, सत्ता के प्रकार है। बेसिक तौर पे सत्ता के दो प्रकार बताएं, एक तो होती है सूत्र सत्ता और एक हम आगे देखेंगे कौन सी होती है। तो सूत्र सत्ता से क्या मतलब है? कि लाइन अथॉरिटी। लाइन मतलब ये लाइन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिखा होगा, यह संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की शक्ति है। तो ये जो परिभाषा है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ये ध्यान रखना कि सत्ता क्या होती है। सत्ता होती है किसी भी संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आदेश देने तथा उसको पालन करवाने की शक्ति ही क्या कहलाती है? आपके सत्ता कहलाती है। ठीक है, और सूत्र सत्ता का संबंध संगठन के प्राथमिक उद्देश्य से है। मतलब मैंने बताया लाइन अथॉरिटी मतलब क्या है। लाइन अथॉरिटी का मतलब हो गया आपके, देखो, लाइन अथॉरिटी होती है कि कोई भी संगठन है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य होता है कि संगठन को चलाना, संगठन को चलाना। तो संगठन को चलाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? कि सभी लोग नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे, कोई भी हमारे जो है मतलब विरोध नहीं करे। इस चीज के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कि उनके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा अधिकारी हो जो आदेश देता हो, निर्णय लेता हो। तो वो पावर कहां से आती है? सत्ता। उस सत्ता को कहते हैं हम सूत्र सत्ता। मतलब संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो सत्ता की आवश्यकता होती है वो होती है आपकी सूत्र सत्ता। ठीक है, सूत्र सत्ता निर्णय लेने, प्राधिकार की सीमा निर्धारण करने, देखो मैंने बताया निर्णय लेने, प्राधिकार की सीमा को निर्धारण करने, संचार का माध्यम स्थापित करने, मतलब जो भी डिसीजन होने हैं सत्ता को चलाने के लिए, संगठन को चलाने के लिए सत्ता के माध्यम से, तो वो जो है सूत्र सत्ता की आते हैं। प्राथमिक उद्देश्य जिसमें हम निर्णय लेते हैं, प्राथमिक उद्देश्य में सीमा निर्धारण करते हैं, मतलब हमारा जो है कार्य क्षेत्र निर्धारण करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, और संचार का मतलब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन, ये देखो आपका फोन हो गया। कम्युनिकेशन मतलब फोन से मतलब नहीं है, कम्युनिकेशन होता है कि आपके अधीनस्थ और उच्चस्थ के मध्य वार्तालाप। सूत्र सत्ता हमेशा उच्चस्थ तथा अधीनस्थ के मध्य विद्यमान रहती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। इससे इजी लैंग्वेज में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ना कोई कोचिंग पढ़ाएगी। आजकल तो देखो ऑनलाइन कोचिंग का जमाना है, बड़ी बड़ी कोचिंग तो 80-90 हजार रुपए फीस लेती है, और ऑनलाइन कोचिंग भी कम से कम 10,000 रुपए तो फीस लेती है आरएस मेंस के लिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे वही कंटेंट बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स के साथ। शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ज्यादा लंबी हम क्लास लेंगे नहीं। और आपको जो है, आपको बस खाली बैठे हो ना, तब देखो क्या दिक्कत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल मतलब सारे दिन इस चीज के पीछे पड़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका कंटेंट गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो है कंटेंट है वो आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने तैयारी कर रखी है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप ये शॉर्ट नोट्स जो हैं इनको रिवीजन करो, क्लास लो, उसके बाद रिवीजन करो। ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है मेरा गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से। ठीक है, वहां मिल जाएंगे आपको, और आप इसको पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि तैयारी की स्थिति क्या है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सूत्र सत्ता का जनता तथा कार्यपालिका से निकटता होती है। कार्यपालिका से क्यों होती है? क्योंकि शायद देखो कानून वगैरह जो लागू करवाने की बात आती है, और कानून लागू
करवाना और कानून को लागू करना, मतलब जनता ही पालन करेगी ना। ठीक है, तो ये होती सूत्र सत्ता, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। चमत्कारिक सत्ता, पहली थी सूत्र सत्ता, तो दूसरी थी चमत्कारिक सत्ता। चमत्कारिक सत्ता देखो कितनी इजी है। ये सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित होती है, अति मानवीय गुणों के विश्वास पर आधारित होती है। मतलब कोई ये सत्ता है चमत्कारिक, मतलब चमत्कारिक मतलब चमत्कार। तो चमत्कार कब होता है कि चमत्कार जब भी होता है जब कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरह का हो कि हम जो है उसकी बात मान लें। ठीक है, तो वो होती है चमत्कारिक सत्ता, हम उसके विश्वास पर ही मान लेते हैं। इसमें जो अनुयायी व्यक्ति को चमत्कारिक सत्ता मानकर उसके आदेशों की पालना करते हैं। जैसे कोई बाबा है ना, बाबा होते हैं ना बाबा, उनकी जो चमत्कार, जैसे अभी बागेश्वर धाम का चल रहा है, तो उनकी एक तरह से सत्ता है चमत्कारिक सत्ता, कि हम उनके विश्वास कर लेते हैं उन चीजों पर। ठीक है, उनको कानून ने सत्ता नहीं दी, लेकिन उनके जो विश्वास है, उनके जो व्यक्तित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, विश्वास है, और उस पर जो लोगों का विश्वास है, जैसे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इन पर जो इनकी जो सत्ता होती है वो होती है आपके चमत्कारिक सत्ता। ये अस्थायी प्रकार की होती है। अस्थायी प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि मान लो योगेश्वर बाबा धाम है, उनका चमत्कार जब खत्म हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो खत्म हो गया है इनका मामला, तो ये स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। तो तब वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। चीजों को लाइट वे में पढ़ो, हार्ड बनाने की कोशिश मत करो कि यार ये सत्ता क्या होती है, ये क्या होती है। कुछ नहीं होती सत्ता। सत्ता सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई आदेश देता है तो उसके पास उस आदेश देने की सत्ता है। सरकार होती है, जो सरकार मुख्यमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री जो है हमारे को आदेश देता है। किसको आदेश देता है? हमारे को डायरेक्टली नहीं देता, इनडायरेक्टली देता है। वो अधिकारियों को देता है, तो अधिकारियों को जो आदेश देने का जो अधिकार है वो उसकी सत्ता है मुख्यमंत्री की, है ना। आईएएस को, या हम बात करें मुख्य सचिव को, या कोई मंत्रिमंडल की बैठक है उसकी बात करें, तो वो किसको देता है? वो उसकी क्या है? सत्ता है। वैधानिक सत्ता की हम बात करें, इसका मुख्य आधार तार्किक होता है। सिंपल सी बात है, वैधानिक सत्ता मतलब विधि के अनुसार दी गई है, तो उसका आधार तो तार्किक होगा ऑब्वियसली। इसका स्रोत क्या है? संविधान, नियम, कानून आदि इसका जो है स्रोत है, मतलब यहां से जो है वैधानिक सत्ता प्राप्त होती है। यह सत्ता व्यक्ति से संबंधित न होकर पद से संबंधित होती है। जैसे मैंने आपको बताया एसडीएम वाला एग्जाम्पल देखें, कि सत्ता व्यक्ति में नहीं होती, सत्ता निहित होती है पद में। अगर वो पद पर वो व्यक्ति विराजमान है, आसीन है, तो उसको अपने आप ही वो सत्ता मिल जाती है। अगर वो उस पद पर विराजमान नहीं है तो वो सत्ता उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि पदाधिकारी पर भी कानून लागू होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो वैधानिक, एक सेकंड, अरे क्या हो रहा है? ये भी यार रुक नहीं रहा, मतलब है, हद है। देखो तो सही, एक सेकंड इसको, ये देखो, वैधानिक सत्ता परंपरागत सत्ता से अधिक तार्किक है। वैधानिक सत्ता जो होती है आपकी, परंपरागत सत्ता मतलब जैसे परंपरागत सत्ता में आपको भी मैंने बताया था चमत्कारिक सत्ता, तो चमत्कारिक सत्ता जो होती है वो एक तरह से परंपरागत सत्ता है, और उससे अधिक ज्यादा तार्किक क्या है? वैधानिक सत्ता। समझ में आ गया? स्थायी होती है, क्योंकि चमत्कारिक सत्ता तो क्या होती है? अस्थायी प्रकार की होती है। वैधानिक सत्ता चमत्कारिक सत्ता से अधिक स्थायी है। ये देखो, ये आई गई लाइन, है ना, अधिक चमत्कारिक होती है, स्थायी होती है। ठीक है, साइमन क्या कहता है? साइमन जो आपके परिभाषा दी थी, परिभाषा क्या दी थी? तो उसने बताया सत्ता के तीन कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं सत्ता का? एक तो होता है उत्तरदायित्व, एक होता है निर्णय लेना, और एक होता है समन्वय स्थापित करना। ठीक है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी संगठन है, कोई भी जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी काम होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका उत्तरदायित्व किसका होगा? उच्चस्थ अधिकारी, जैसे एसडीएम का होगा। आपके ऑफिस में कोई भी काम हो रहा है तो उसका उत्तरदायित्व किसका है? लायबिलिटी किसकी बनती है? सीधी सी, काम अधीनस्थ करेंगे, लेकिन अधीनस्थ रिपोर्ट किसको करेंगे? उच्चस्थ को, मतलब एसडीएम को, है ना। अगर कोई भी बाबूजी काम करके लेके आते हैं और एसडीएम को वो रिपोर्ट करते हैं, तो लायबिलिटी किसकी है? उस बाबूजी की लायबिलिटी तो एसडीएम को बनती है, और एसडीएम की लायबिलिटी किसको बनती है ना। एसडीएम की लायबिलिटी रहती है पूरी कंप्लीट। संगठन में कोई डिसीजन लेना है वो लेगा आपकी सत्ता। समन्वय स्थापित करना, आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए भी आपके साइमन कहता है कि सत्ता के तीन कार्य होते हैं। अगर सत्ता ये तीन कार्य करा लेती है तो आपके जो है संगठन बहुत अच्छे तरीके से संचालित होगा। ठीक है, तो ये है आपके साइमन ने तीन कार्य बताए हैं। ये ध्यान रखना, ये आपके 15 शब्दों में आ सकता है कि साइमन द्वारा बताए गए तीन कार्य कौन से हैं? उत्तरदायित्व, निर्णय लेना और समन्वय स्थापित करना। देखो मेंस में आंसर राइटिंग लिखने
लिखते हैं अपन, तो आंसर लिखने का सबसे बेस्ट ये होता है कि जो पूछा है वही लिखना है, क्योंकि हमारे पास सीमित जगह होती है। ठीक है, आपने अगर किसी ने मेंस लिखा होगा पहले भी, तो आपने देखा होगा कि सीमित जगह होती है और उसमें ही अपन को जो लिखना होता है। तो 15 शब्दों का 15 मतलब जितना, मतलब बोलते हैं ना गागर में सागर भरना, मेंस का मतलब यही है कि गागर में सागर भरना। ठीक है, जो पूछा जा रहा है वही लिखना है, अपन हम फालतू की बातें नहीं करनी है कि भाई साइमन के अनुसार सत्ता के 3 कार्य कौन कौन से हैं, ये पूछ लिया और हम वहां पे लिख रहे हैं कि साइमन के अनुसार सत्ता की परिभाषा क्या है। नहीं लिखनी, सीधे से लिखो उत्तरदायित्व, निर्णय लेना और समन्वय स्थापित करना, खत्म। बाकी वो अपना आप जानता है, सब पढ़ा लिखा है वो। ठीक है, अपन को दिमाग नहीं लगाना है, नंबर तभी मिलते हैं भाई। उसके बाद इतना टाइम थोड़ी है कि वो आपकी मतलब परिभाषा पढ़ेगा उसके बाद देखेगा, इतना टाइम नहीं है। वो 1 सेकंड, मान लो 1% जैसे 15 शब्दों का है तो मुश्किल से 15 सेकंड देखता है वो। अच्छा इसने ये लिखा है, ठीक है ओके चलो आगे चलो, बस ये देखता है ना। एग्जामिनर के पास टाइम थोड़ी ना है, वो आपका रिश्तेदार थोड़ी है जो आपकी सारी चीजें पढ़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मेंस का जो है भी इजी और है भी टफ। इजी क्यों है? क्योंकि इसकी अगर प्रकृति को किसी ने समझ लिया तो ये इजी है। और टफ क्यों है? क्योंकि टफ इसलिए है क्योंकि यही जो है पूछ रहा है उसी पे फोकस करना है, और हम हैं जो फैल जाते हैं। जो पूछ रहा है उसको तो बताते ही नहीं है, बाद में बताते हैं या थोड़ी सी जगह में बताते हैं, और जो फालतू की बातें हैं वो ज्यादा बताते हैं। तो प्रैक्टिस इसलिए बोलते हैं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, तो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो पूछा है उस पर ही हम फोकस करें। तैयारी सबकी अच्छी, सब प्री पास करके आते हैं। ठीक है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मतलब 2 बार 3 बार मेंस देंगे, तो उनको पता है तैयारी सबकी बहुत अच्छी होती है। जरूरी होता है वहां पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अपने आंसर को, जैसे कोई आंसर में अंदर आपके जो महत्वपूर्ण बात है उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, काला पेन लेके जाओ, नीला पेन लेके जाओ, रेड पेन का यूज नहीं करना, नीला पेन और काला पेन। ठीक है, वो लेके जाओ, काले पेन से अंडरलाइन कर लो, हेडलाइन लिख लो। कोई चित्र बना रहे हो काले पेन से बना दो, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है, आपकी कॉपी जो है अच्छी दिखती है दूसरों की तुलना में। हम बात कर रहे हैं स्टाफ सत्ता की। स्टाफ सत्ता क्या होता है दोस्तों? यह परामर्शकारी सत्ता होती है। परामर्शकारी मतलब परामर्श देने वाली, अर्थात इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु परामर्श उपलब्ध कराना होता है। क्या होता है? परामर्श उपलब्ध कराना होता है। स्टाफ सत्ता का मतलब क्या होता है? परामर्श उपलब्ध करवाना होता है। यह सूत्र सत्ता को लक्ष्य प्राप्ति हेतु परामर्श देती है। सूत्र सत्ता मैंने आपको बताया था कि सूत्र सत्ता मतलब जो मैन हो गया, उसको लक्ष्य की प्राप्ति कराने हेतु क्या देती है? परामर्श देती है। तो मतलब ये मान लो आप कि जो सूत्र सत्ता होती है ये तो आपका बॉस हो गया। ठीक है, बॉस कोई डिसीजन लेगा, कोई लक्ष्य निर्धारण कर लिया, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्टाफ, जो आपका जो बॉस के नीचे जो स्टाफ होता है, वो जो स्टाफ है अधीनस्थ जिसे हम कहते हैं, वो उनको सलाह देगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, हमें ये जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करना है। वो सूचना उपलब्ध कराएगा, क्रियान्वयन के पश्चात फीडबैक भी देगा, आदि कार्य जो होते हैं स्टाफ सत्ता का काम होता है। ये संगठन का ज्ञानात्मक पक्ष है। क्यों? परामर्श तो वही देगा जिसको ज्ञान होगा, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो परामर्श देके क्या करेगा, है ना। इसका जनता एवं मुख्य कार्यपालिका से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ध्यान रखना, मुख्य संबंध किसका होता है? जैसे मान लो नगर निगम है या एसडीएम बन गए आप, नगर निगम या आप मान लो एसडीएम हो, नगर निगम को छोड़ो, आप एसडीएम हो। एसडीएम हो, अब आपके अधीनस्थ से आपसे जनता पहले मिलेगी कि आपके पास आएगी एप्लीकेशन लेके आपके पास आएगी। तो जनता और मुख्य कार्यपालिका से संबंध स्टाफ सत्ता का नहीं रहता, किसका रहता है? सूत्र सत्ता का रहता है। तो संबंध नहीं रहता स्टाफ सत्ता का, मतलब अधीनस्थों का संबंध नहीं रहता। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है। अब देखो, मैक्स वेबर ने भी सत्ता के कई प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए हैं सत्ता के, हम उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। एक होती है परंपरागत सत्ता, एक होती है वैधानिक सत्ता, और एक होती है चमत्कारिक सत्ता। ये है मैक्स वेबर के अनुसार। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है 50 शब्दों में मैक्स वेबर द्वारा बताई गई सत्ता को स्पष्ट करिए। तो आपको ये तीनों लिखने हैं 50 शब्दों के अंदर। 50 शब्दों में आपको ये तीनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो परंपरागत सत्ता की हम बात करते हैं कि वेबर कहते हैं कि यह सत्ता परंपरागत प्रथाओं, मूल्यों, विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज पर निर्भर होती है। ये सत्ता किस पर निर्भर होती है? प्रथाओं, परंपरागत प्रथाओं, मूल्यों, विश्वास और सामाजिक रीति रिवाजों पर ये जो है निर्भर होती है। जैसे हम बात करें राजतंत्रात्मक सत्ता की, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, जो वहां पर जो प्रथाएं चली आ रही वही कानून होंगे। तो ऐसे आपने देखा होगा यही चलता था। तो इस तरह से जो है परंपरागत सत्ता होती है। जनजातीय समाजों में भी यही होती है, कबीलाई समुदाय जो होते हैं उनमें भी यही वाली प्रथा चलती है। सत्ता किसको मानते हैं कि जो प्राचीन काल से जो चली आ रही प्रथाएं हैं,
जो नियम कानून है उनको ही मान लिया जाता है, उनको ही अपना लिया जाता है। तो ऐसी जो सत्ता होती है वो परंपरागत सत्ता कहलाती है। इस प्रकार की सत्ता का पालन दीर्घ काल से चली आ रही परंपराओं की पवित्रताओं में विश्वास के कारण होता है। समझ में आ गई आपको बात? परंपरागत सत्ता में तार्किकता की कमी होती है। परंपरागत सत्ता में किसकी कमी होती है? तार्किकता की कमी होती है। देखो दोस्तों, थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, मैं आपको बताऊं, थ्योरी जो वाला जो पार्ट होता है वो उन लोगों को ज्यादा समझ में आएगा जो हॉलीवुड की मूवी देखते हैं। हॉलीवुड की जो मूवी होती है, हॉलीवुड की मूवीज जो होती हैं, अपने बॉलीवुड में तो आपको पता है कचरा मिलता है मोस्टली, है ना। 10 में से आपके 3 मूवी ऐसी आएगी जो अच्छी होगी, बाकी तो आपको कचरा ही मिलेगा। ठीक है। हॉलीवुड की जो मूवी होती है, मतलब यहाँ मार धाड़ के अलावा कुछ काम नहीं है बॉलीवुड में। हॉलीवुड की मूवी, हॉलीवुड में भी वो वाली मूवी जो हिस्टोरिकल होती है। कौन सी होती है? हिस्टोरिकल जो मूवी होती है उनको देखो। उनको देख के आपको जो थ्योरी वाला पार्ट, चाहे पॉलिटिकल की थ्योरी देख लो, चाहे आप पब्लिक एड की देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस तरह से पहले हुआ करता था और आज भी उसके जो है परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं, या हमको जो है प्रासंगिकता उन शब्दों की, उन चीजों की आज भी है। तो हॉलीवुड की मूवी देखना प्रेफर करता हूं मैं, कि हॉलीवुड की मूवी देखना चाहिए। सबका अपना इंटरेस्ट होता है। देखो क्या होता है कि लोग जो मूवीज देखते हैं वो देखते हैं रिलैक्स होने के लिए, वो बात सही है आपकी। और मूवीज देखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कुछ देखो, कुछ भी काम करो, अगर आप सच्चे एस्पिरेंट हो ना, तो आपको कुछ भी काम करना है तो कहीं ना कहीं माइंड में ये सोच होनी चाहिए कि आपका जो है टारगेट क्या है, टारगेट आपका क्या है। तो उससे रिलेटेड चीजें ही आप करो। रिलैक्स हुआ जा सकता है उससे रिलेटेड चीजों को देख के भी, है ना भाई। आप ऐसी मूवी देखो, भाई मूवी देखनी है, भाई मूवी ऐसी देखो कि जो आपके काम आए, है ना, इस तरह से, है ना। साइमन क्या कहता है? देखो मैक्स वेबर ने 3 बताया, तो साइमन बोलता है कि सत्ता के पालन के 4 आधार होते हैं। कि कोई भी सत्ता है उसकी पालन करवाने के लिए 4 आधार होते हैं। क्या? एक तो विश्वास, विश्वास होना चाहिए उच्चस्थ को अधीनस्थ पर, और अधीनस्थ को उच्चस्थ पर जो है आपके विश्वास होना चाहिए, तभी वो कानून का या आदेश की पालना हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता मतलब ऐसे नहीं कि आप 15 जनों का ऑफिस है, 15 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं मतलब 15 लोग काम करते हैं, तो 3 को क्या कह रहे हो, 3 को क्या कह रहे हो, 3 को क्या कह रहे हो। आदेशों में एक रूपता होनी चाहिए। सभी को कोई टारगेट दे दो, टारगेट देने के बाद उसमें डिसाइड कर दो कि ये चीज है। ऐसे नहीं किसी के साथ पार्शलिटी कर रहे हो, किसी के साथ क्या कर रहे हो, तब जाके सत्ता का पालन होता है। तो विश्वास होना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए, दबाव या दंड होना चाहिए। मतलब सत्ता का जो पालन है उसको पालन करवाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आपका ऐसी व्यक्तित्व रहना चाहिए कि आप दबाव भी दे सकते हो और उसको दंड भी दे सकते हो अगर कोई काम नहीं करता है तो। वैधानिकता होने चाहिए, और ये जो सारे काम है वो वैधानिक रूप में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि फर्जी उठा के कुछ भी काम करवा रहे हो, नहीं, उसका पूरा कानून होना चाहिए, सारी चीजें कानून के अनुसार चलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सत्ता के पालन करवाने के आधार होते हैं: विश्वास, एक रूपता, दबाव या दंड, और वैधानिक। ठीक है। अब सत्ता हमने पढ़ी, अब सत्ता हमने पढ़ी, इसकी आलोचना भी पढ़ते हैं, उसकी सीमाएं और दोष हम इसके बारे में देखते हैं। पूछा जा सकता है 50 शब्दों में सत्ता की सीमाएं, दोष या आलोचनात्मक विवरण करो। तो देखो, सत्ता के संदर्भ में कानूनी भाषा की अस्पष्टता तथा जटिलता होती है। क्या होती है? सत्ता के संदर्भ में कानूनी भाषा जो होती है उसकी अस्पष्टता होती है, मतलब कानून में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, अगर लिखा है तो वो जटिल रूप में लिखा हुआ है ना। ये इसकी सीमाएं, दोष है। विकासशील देशों में सत्ता के पास संसाधनों का अभाव होता है। विकासशील देश होते हैं, देखो संसाधन कहाँ पूरे मिलेंगे? जहां पर जो है आपके देश कौन से हो चुके हैं? विकसित हो चुके हैं। विकासशील या अल्प विकसित जो देश होते हैं उनमें वहां पर जो है संसाधनों का अभाव होता है। वहां शिक्षा नहीं होती, सबसे बड़ी बात शिक्षा नहीं होती है, लोगों के पास साधन नहीं होते हैं, रोजगार नहीं होता है, तो वो अपना दिमाग भी उस तरह से विकसित नहीं कर पाते हैं। संगठन में गुटबंदी, अनौपचारिक संबंध आदि भी सत्ता को प्रभावित करते हैं। गुटबंदी, अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक रूपता होनी चाहिए, गुटबंदी नहीं होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। अनौपचारिक संबंध मतलब क्या होता है? कभी कभार ऐसे संबंध भी काम आते हैं जो अनौपचारिक है, औपचारिक रूप से नहीं है, तो वहां पे भी सत्ता से जो काम करवाया जा सकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी सत्ता की कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपको पता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है, सत्ता ही नहीं हर चीज में जो है, प्रशासनिक ढांचे में इंटरफेरेंस जब भी होता है पॉलिटिकल, तो कहीं ना कहीं हमारे काम प्रभावित होते हैं और नकारात्मक रूप में वो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे व्यक्ति की सोच, उत्साह, मनोबल आदि सत्ता को प्रभावित करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसी सोच होगी व्यक्ति की वैसे ही जो है सत्ता का पालन होगा। उसके बाद हम बात करें संचार की अस्पष्टता, मतलब कम्युनिकेशन अगर स्पष्ट नहीं है, कोई आपने क्या बोला, आपके बॉस ने आपको कुछ चीज बोली, आपने कुछ
और ही समझा उस चीज़ को। जैसे आपने मैंने कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, इंस्टाग्राम पे भी देखा था उसको। तो एक बच्चा होता है, ये लाइन बना रखी थी, काफ़ी सारे बच्चे थे, तो यहाँ मैडम थी, है ना, एक स्टूडेंट्स की लाइन थी और यहाँ टीचर थी। टीचर ने कुछ बात बोली और वो बोला कि उसके कान में बोली और बोला कि पीछे वाले बच्चे के कान में बोलो, ठीक है। तो इसने भी वो बात इसको बोली, ये इसने इसको बोली और इसने इसको बोली। ऐसे करते करते जो मान लो कुछ बात बोली थी ना, तो वो बात का जो अर्थ का अनर्थ हो गया लास्ट तक, बच्चे तक जाते जाते। इसको जो बोला गया वो कुछ और ही सुना इसने कुछ और सुना भाई, इसने कुछ और सुना, इसने सुना कुछ बोला कुछ, इसने सुना कुछ इसने बोला कुछ। तो लास्ट में जाके जो बात थी, जो मूल थी, वो बात ही खत्म हो जाती है। तो इस तरह से संचार में मतलब कम्युनिकेशन अगर स्पष्ट होता, कम्युनिकेशन यहाँ पे स्पष्ट कैसे हो सकता था कि टीचर सभी को वो बात बोलती। एक चीज तो ये हो सकती थी। दूसरी बात ये हो सकती है कि टीचर सभी को एक साथ बुलाकर और एक साथ सामूहिक रूप से बोल सकती थी। तो तब कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता कि मतलब आपका बॉस है, आपका बॉस भी किसी को बोले और वो किसी और रूप में इंप्लीमेंट करे, तो इससे बढ़िया कि बॉस ही खुद मीटिंग लेके सारी चीजें क्लियर कर दे। ठीक है, तो ये है। तो ये हो गया हमारा सत्ता वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम आगे वाले नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अधसोपानिक व्यवस्था। तो ये शॉर्ट रूप में हमने पढ़ लिया है, तो शॉर्ट नोट्स आपको जो है इसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट गुरु टेलीग्राम चैनल पर। आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर लो और वहां पे ये पूरी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको इस तरह की पीडीएफ और उपलब्ध कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम निकले, क्रैक हो, और कहीं नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट हम देखेंगे पदसोपान, उसके बाद देखेंगे हम आदेश की एकता। आपका जो कंप्लीट पार्ट है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा ये, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए।